अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। जी, आज की वीडियो जो है वो किसी स्पेसिफिक या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने मेरी फ़र्स्ट वीडियो पे कमेंट्स किए या फिर मुझसे स्पेसिफिकली मैसेजेस में भी पूछा जर्मनी के बारे में। जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया गया स्टडीज़ के लिए, तो उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली आज सोचा कि एक वीडियो मैं बनाऊं जिसमें मैं क्लियर कर सकूं थोड़ी सी चीज़ें, और बाकी अगर जो फिर डिटेलिंग होगी, अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल पे होगी तो मैं आप लोगों से उसके लिंक्स यहाँ पे शेयर कर लूँगी। एफएससी के बाद मैं यहाँ पे आई थी, उस टाइम पेज काफ़ी कम होती है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है और आपने क्या करना है। इवन मैंने तो कभी जर्मनी आने के या कहीं भी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा था। तो मैं तो उस टाइम पे एमकैट की तैयारी कर रही थी, जो पाकिस्तान में होता है हमारा टेस्ट मेडिकल का। जस्ट ऐसे ही रैंडमली मेरे माइंड में था कि जी मैं बाहर भी कहीं ट्राई कर सकती हूँ। तो जर्मनी का इस तरह हुआ कि जब इसी तरह रैंडम फेसबुक ग्रुप्स हैं डिफरेंट हमारे, काफ़ी फेमस हैं उस टाइम पे, उनमें कई लोग थे, उनसे कांटेक्ट हुआ और थोड़ा जर्मनी के बारे में पता चला। तो ये चीज़ तो खैर फिर थोड़ी मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गई कि ऑफकोर्स जर्मनी से कंपैरिजन नहीं है किसी और कंट्री का। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जर्मनी ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफकोर्स और भी कंट्रीज़ हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए जो भी है, लेकिन हम उनसे इसको क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और जितने कंट्रीज़ का पता है जो हाई क्लास कंट्रीज़ हैं जिसमें मतलब हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं, उधर फ़ी है। ये सबको आई थिंक ये तो सबको ये चीज़ क्लियर है कि उधर अच्छी खासी फ़ी होती है यूनिवर्सिटीज़ में, और हर बंदे के लिए तो वो अफोर्डेबल नहीं होता, अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। ओवरऑल ये कि पहली तो बात ये है कि जर्मनी में स्टडीज़ टोटली जो हैं वो फ्री हैं आपकी, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटली फ्री हैं। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं होती। एक चीज़ होती है, हम लोग अपने जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कार्ड मिलता है, सेमेस्टर टिकट हम उसे बोलते हैं। वो कार्ड इसलिए मिलता है हमें कि हम पूरे प्रोविंस में, जिस प्रोविंस में भी हम रह रहे हों, उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं उस सिटी में नहीं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस सिटी में मेरी जो यूनिवर्सिटी है, तो अब मुझे जब भी ट्रैवल करना है, बेशक बाय ट्रेन जाना है, जिस तरह भी जाना है, तो पब्लिक जो भी ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ करूँगी, बेशक अपनी सिटी में रहते हुए या वहाँ जाने के लिए या इवन पूरे प्रोविंस में, तो मुझे उसके लिए कोई अलग से टिकट या कुछ पे नहीं करना पड़ता। जो टिकट होती है हमारी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इसकी, एक सेमेस्टर की। तो मैं एवरेज आप लोगों को बता सकती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी है, तो इसकी वैसे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कुछ ऐसी सिटीज़ हैं उसमें तो बहुत ही कम है। यहाँ पे तकरीबन मेरी अब जो सेमेस्टर टिकट है उसकी ऑलमोस्ट अमाउंट है 315, मतलब 315 यूरोस। 315 यूरोस को अगर आप आज के पाकिस्तानी रेट के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे 70,000 कर सकते हैं, मे बी 75,000। आप ऐसा कह सकते हैं कि 75,000 हम पर सेमेस्टर पे करें और दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि जर्मनी की जो इकॉनमी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि क्या जो जर्मनी की पढ़ाई है, यानी जर्मनी की जो डिग्री अगर हम पढ़ के पाकिस्तान वापस आएँ तो क्या वो एक्सेप्टेड है? ये एक बहुत मुझे समझ नहीं आता मैं इसका जवाब एक्चुअली कैसे दूँ। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जब नहीं बना था तब से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर रैंकिंग में जो जर्मनी में सबसे नीचे रैंक की भी यूनिवर्सिटी होगी ना, आप उससे भी पढ़ेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दुनिया में कोई भी कंट्री में आप जाएं और वो कहे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वाली चीज़ तो अगर किसी के माइंड में आती है कि एक्सेप्टेड है या नहीं तो वो पहले निकाल दें। इशू आता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो जाते हैं चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, या रशिया तो फिर भी ठीक है, बट चाइना, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं इसमें जाते हैं,
और फिर मोस्टली जो मेडिकल के लिए जाते हैं आई थिंक स्टूडेंट्स, और वो फिर वापस जब आते हैं उनको मसला होता है। और मैं लिटरली अगर आप लोगों को बताऊं तो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं लिटरली आज सुबह की बात है कि मुझे 2 मैसेजेस आए हुए थे। 2 स्टूडेंट्स थे काज़ाकिस्तान के, उनके कि हम यहाँ पे मेडिकल पढ़ रहे हैं, सो अब हम आगे जर्मनी मतलब आना चाहते हैं। तो देखें वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो खैर ये कि जर्मनी में ट्रांसफ़र तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोग स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह तो नहीं होता। तो जी अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि जर्मनी में अगर स्टडीज़ फ्री हैं तो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे कवर होते हैं। सो देखें लिविंग एक्सपेंसेस का ये है कि जर्मनी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी स्टूडेंट है जिसके पास स्टूडेंट स्टेटस है उसको जॉब करना अलाउ है। ऑफ कोर्स फुल टाइम नहीं बट पार्ट टाइम। आप जिस भी सिटी में हो, चाहे बड़ा है छोटा सिटी है कोई भी है, आप जॉब कर सकते हैं। इसमें यह है कि स्टूडेंट को नॉर्मली यहाँ पे 80 आवर्स अलाउ होते हैं जॉब करना, ठीक है। किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे, चाहे आपको कोई भी जॉब मिल जाए जो आपको सूट करे आपकी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग, या वैसे भी कोई भी जॉब्स तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो टोटल आपको 80 आवर्स अलाउ होते हैं। अब उसमें आपकी पे कितनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिनिमम पे की बात करें, जो सबसे कम पे है जर्मनी में, जो इससे कम अगर कोई एम्प्लॉय देता है तो एक्चुअली वो लीगल नहीं होता। तो लीगल जो भी जॉब करेगा यहाँ पे स्टूडेंट, उसको यहाँ पे मिनिमम आजकल के जो रेट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज यहाँ पे 12 यूरो है। 12 यूरो से कम देना इस टाइम पे किसी को लीगली अलाउ नहीं है। अगर कोई देता है तो वो फिर इलीगल जॉब्स होती हैं जिनको हम ब्लैक कहते हैं, काला काम जिसको बोल रहे होते हैं ना, सो वो होता है। तो वो अगर आप एक लीगल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको वो करने की तो खैर ज़रूरत नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप डिफरेंट अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं। अच्छी का मतलब है अपनी फील्ड से रिलेटेड भी। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में करते हैं, लाइब्रेरीज़ में जॉब्स होती हैं, उसमें काफ़ी है। कंप्यूटर वर्क जो होता है उसमें भी मिनिमम ऑलमोस्ट 15 यूरो वो पे करते हैं, तो भी एक अच्छी सैलरी बन जाती है आपकी। इसके अलावा लोग यहाँ अमेज़ॉन वगैरह में, DHL में और इस तरह की भी बहुत जॉब्स करते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। वहाँ पे इवन आपके पास जो है वो 17-18 यूरो पे भी चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लाइसेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गाड़ी लेना तो यहाँ पे ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जॉब्स के। हाँ जी, लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रोल, जिसको एक लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है यहाँ पे, कि जर्मनी में जी एक लैंग्वेज बैरियर है। एक्चुअली में जो हम बैचलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे FSC के बाद आई थी, तो हमें तो इस चीज़ में कोई इशू नहीं आता। क्योंकि हम तो पहले ही जर्मन यहाँ पे सीख के आते हैं। मैंने पहले ही सीख ली थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो हमें तो कोई इशू नहीं होता जॉब्स वगैरह सर्च करने में भी। हम तो जिसको कॉल करें, अगर आप जर्मन में बात कर रहे हैं तो वो आपको फ़ौरन इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। लेकिन मसला उन लोगों को होता है जिनको लैंग्वेज नहीं आती होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली उनके कोर्सेज़ यहाँ पे इंग्लिश में होते हैं, तो वो फिर उनको स्टार्ट में नहीं इतना आइडिया होता कि यार जर्मन भी ज़रूरी होगी जर्मनी पहुंचने के बाद, तो वो इतना नहीं इस चीज़ को सीरियस लेते और अक्सर यहाँ पे आते हैं। और फिर उनको फ़ील होता है कि यार जर्मन लैंग्वेज तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो यहाँ पे बंदा इतना कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। और फिर जॉब्स में भी तो कुछ लकी लोग होते हैं, उनको आती है, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें जॉब मिल जाती है। लेकिन स्टिल आप जब यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली एक ज़बान है यहाँ पे जो बोली जाती है, जिसको प्रेफर किया जाता है, हर बंदा प्रेफर करता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको वो आए। इवन वो स्टूडेंट्स जो हमारे बैच में मास्टर्स वाले होते हैं ना, उनको लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती एप्लीकेशन के लिए, लेकिन स्टिल मैं उन्हें ये रेकमेंड करती हूँ कि आप लैंग्वेज सीखें। जो यहाँ पे हम लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं उसमें मेरे पास 70% मेरे बैच में, हर बैच में 70% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे मास्टर्स कर रहे होते हैं।
तो इससे आइडिया हो जाता है बंदे को कि यार यहाँ पे लैंग्वेज की कितनी वैल्यू है और कितनी ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करें उधर बेशक, और साथ साथ आप लैंग्वेज सीखें। इतनी देर में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, उतनी देर में बंदा इतने लेवल तक ज़रूर पहुँच जाता है जो रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे इंसान को नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए या किसी से बात करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बारे में क्यूरियोसिटी होती है जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बैचलर्स कर रहे होते हैं और आगे मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना होता है उन्होंने, तो उनको ये होता है कि पता नहीं यहाँ पे अगर मतलब पढ़ाई का सिस्टम कैसा होगा, काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी अगर हम बात करें उसकी कि वो इतनी हाई लेवल की है तो वाकई यहाँ पे फिर स्ट्रिक्टनेस भी होगी और मुश्किल होता होगा पढ़ना। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे रट्टा सिस्टम नहीं है। आपसे कोई ये डिमांड नहीं करेगा कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कोर्स में कि जी आपको ये चीज़ याद हो। मतलब मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी अपने एग्ज़ाम्स कवर किए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी भी एग्ज़ाम में मुझे जो है ना फार्मूलाज याद करके जाने हों और मुझे ये टेंशन हो कि अगर ये फार्मूला भूल गया तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फार्मूलाज वगैरह हमेशा हमें अलग से एक्स्ट्रा शीट पे दे दिए जाते हैं या फिर हमें अलाउ कर देते हैं वो कि आप एक एक्स्ट्रा खुद से लिखा हुआ बेशक पेपर आप लेके आ सकते हैं साथ, जिसमें हम इस तरह की चीज़ें लिख के लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बाकी जहाँ तक स्ट्रिक्टनेस की बात है, स्ट्रिक्टनेस के बारे में इस तरह है कि देखें यहाँ पे आपको जो है ना पढ़ाई के मामले में, एक्चुअली तो किसी भी मामले में जो है वो बच्चा नहीं कंसिडर किया जाता। इनके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको तो कोई यहाँ पे वो तो नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा। वैसे भी अगर आप यहाँ पे आए हैं स्टडीज़ के लिए तो फिर आप फोर्सफुली तो नहीं आए, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं। यहाँ पे ये सिस्टम है कि कोई आपसे पूछता नहीं है, ना आपसे कोई प्रोफेसर पूछेगा, ना यूनिवर्सिटी में कोई भी पूछेगा कि यार आप क्यों नहीं आए हो क्लास में, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं ऑफकोर्स उसमें जो आपकी अटेंडेंस होती है वो मैटर करती है। अगर आप नहीं करोगे तो खैर फिर भी कोई आपसे कहेगा कुछ नहीं, यही होगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इवन ऐसा भी है कि हम लोग यहाँ पे पूरा सेमेस्टर भी यूनिवर्सिटी कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं जाते और एंड पे हम एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों के पास एग्ज़ाम देने से 1 वीक पहले तक का टाइम होता है। हम खुद को जो है वो रजिस्टर अपनी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की। अगर हम ना देना चाहें एग्ज़ाम, कोई भी रीज़न हो, आपसे कोई रीज़न भी नहीं पूछता कि आपने क्यों नहीं दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आपके कोई फ़िक्स नहीं है कि जी इस सेमेस्टर में आपने इतने एग्ज़ाम देने ही देने हैं। पाकिस्तान में जो एक काफ़ी चीज़ सुनी जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ में फेवरेटिज़म होता है काफ़ी, जो प्रोफेसर्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा करते हैं और कुछ के साथ इतनी नहीं बनती उनकी। तो ये चीज़ तो खैर आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें जर्मनी के बारे में, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती। आप चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप जर्मन हैं, आपको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मुझे पर्सनली यहाँ पे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि जो है ना मुझे अलग से ट्रीट किया जा रहा है। अगर एक जर्मन खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, अगर मैं अपनी बात बोल रही हूँ, वो बोल रहा है, तो हम दोनों की सेम वैल्यू है। प्रोफेसर के लिए हम दोनों बराबर हैं। मोस्टली लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप अपनी स्टडीज़ के बाद या इवन ड्यूरिंग स्टडीज़ आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं या नहीं। एक्चुअली जर्मनी के अकॉर्डिंग जो आपकी फैमिली है वो आपके मतलब आपका स्पाउस यानी आपकी बीवी, बच्चे, आपका शोहर, यानी ये आपकी फैमिली है। आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली में नहीं आते। एक्चुअली आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, कज़न्स ये आपकी फैमिली में नहीं आते। मतलब आप ऑफ कोर्स उनको बुला सकते हैं, विज़िट पे बुला सकते हैं, बट आप उनको परमानेंटली नहीं बुला सकते। परमानेंटली आप जो बुला सकते हैं वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को आप बुला सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए आप फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई करते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सच। आप टोटली फ्री हो, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरी बहुत सारी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से भी हैं, जो मुस्लिम हैं और वो स्कार्फ लेती हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। कुछ लोग ऑफ कोर्स देखें हर कंट्री में मेरे ख्याल में होते हैं थोड़े रेसिस्ट
टाइप के, तो वो चीज़ तो आपको हर जगह पे थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन इट्स ओके, आप अगर अपने काम से मतलब रखो, आप अपने चीज़ों पे फोकस करो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको कवर कर सकूँ, बट स्टिल कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालात का जो है ना वो जवाब दे सकूँ। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ऑफ़िशियल चैनल पे भी मौजूद हैं, तो मैं उनके लिंक्स जो है ना वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी मेरे मियाँ के आने का वक़्त हो गया है काम से, सो मुझे इजाज़त दीजिए। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ और सवाल हों तो आप मुझे बता दें। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।